हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जेनिटर के पास ज़्यादा पैसे होंगे या एक टॉप कंपनी के एग्जीक्यूटिव के पास, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली वो एग्जीक्यूटिव। और आप सही भी हैं। आफ्टर ऑल, एक एग्जीक्यूटिव के सामने एक जेनिटर की अर्निंग तो कुछ भी नहीं। लेकिन यूएस में ठीक इसका ऑपोजिट हुआ। एक थे रिचर्ड फस्कॉन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए ग्रेजुएट थे, और दूसरे रोनाल्ड रीड, जिन्होंने सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की थी। रिचर्ड फस्कॉन मेरिल लिंच नाम की एक टॉप कंपनी में एग्जीक्यूटिव थे। वो एक लग्जरियस घर में रहते थे जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 स्विमिंग पूल्स और 7 गैरेजेस थे, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थी $90,000 पर मंथ थी। वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे कि 40 साल में ही रिटायरमेंट लेकर फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए। वहीं रोनाल्ड रीड ने अपनी ज़िंदगी के 25 सालों तक एक गैस स्टेशन अटेंडेंट की और उसके बाद 17 सालों तक एक जैनिटर की नौकरी की। लेकिन जब 92 इयर्स की एज में रोनाल्ड रीड की डेथ हुई, तब वो न्यूज़ हेडलाइंस पर थे, क्योंकि उनकी टोटल वेल्थ $8 मिलियन थी, जिसमें से $2 मिलियन उन्होंने अपने बच्चों के लिए छोड़ा और $6 मिलियन चैरिटी में दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से रिचर्ड पूरी तरह बर्बाद हो गए और 2014 में उन्हें बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जेनिटर के पास इतने पैसे कैसे आ सकते हैं, उनकी तो कोई लॉटरी भी नहीं लगी थी। उन्होंने $8 मिलियन की वेल्थ ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके क्रिएट की थी। तो इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि आपकी अर्निंग्स कितनी हैं ये उतना मैटर नहीं करता, जितना ये कि आप पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे एक्शंस लेते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हॉजल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। और आप इस सॉफ्ट स्किल को कैसे मास्टर कर सकते हैं, यही आप इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट लेसन है, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। हमारी बेसिक नीड्स और मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर कोई मिलेनियर बनना चाहता है। लेकिन मिलेनियर या बिलेनियर बनने के पीछे लोगों का मोटिव ये होता है कि उन्हें उतने पैसे खर्च करने हैं। महंगी गाड़ियाँ, लग्जरियस घर और लेविश लाइफस्टाइल से हम किसी की फाइनेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरों से रिस्पेक्ट और एडमायरेशन पाने के लिए फैंसी कार्स और महंगे मैंशंस खरीदते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि लोग उनकी नहीं, उनके ऑब्जेक्ट्स की तारीफ करते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि शो ऑफ करना गरीब होने का सबसे सिंपल तरीका है। किसी के पास कितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं, उससे आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो कितना वेल्दी है। वेल्दी और रिच में भी डिफरेंस है। रिच होने का मतलब है आपकी करंट इनकम ज्यादा है और आप ऐसी कोई भी चीज खरीद सकते हैं जो आपको पैसों के बदले मिल सकती है। लेकिन वेल्दी होने का मतलब है वो इनकम जो खर्च नहीं होती। वेल्थ आपको अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है। आपको वो फ्रीडम देती है जिसमें आप तब उठते हैं जब आप उठना चाहते हैं और वो चीजें करते हैं जो आप करना चाहते हैं। दूसरा लेसन है लक वर्सेस रिस्क। 1968 में जब कॉलेज ग्रेजुएट्स को भी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं मिलता था, तब बिल गेट्स और उनके फ्रेंड्स पॉल एलन और केंट इवांस उन लकी बच्चों में से थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जहां कंप्यूटर था। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। केंट भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर होते, मगर अनफॉर्चुनेटली हाई स्कूल पास करने के पहले ही एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हमें किसी भी फील्ड में लक फैक्टर और रिस्क फैक्टर दोनों को कंसीडर करना चाहिए। सक्सेस के लिए सिर्फ लक को क्रेडिट देना और एफर्ट्स को इग्नोर करना, और फेलियर के लिए एफर्ट्स को नेग्लेक्ट करके लक को ब्लेम करना कि मेरी किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया, दोनों ही गलत हैं। रिसोर्सेज के लिए जितने लकी बिल गेट्स थे, उतने ही केंट भी। वो भी आज बहुत सक्सेसफुल होते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। थर्ड लेसन है यू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। रोनाल्ड रीड की स्टोरी से हमने सीखा कि किस तरह कम अर्निंग होने के बावजूद आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ों की तरह ही सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की भी एक प्राइस होती है, जो करेंसीज के फॉर्म में नहीं बल्कि डाउट, अनसर्टिनिटी, रिग्रेट और वोलेटिलिटी के फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पैसे एफडी में रखते हैं तो आपके पैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन सेफ रहेंगे, लेकिन इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। यहाँ आपके पैसों को सेफ रखने की प्राइस है कम इंटरेस्ट। वहीं अगर आप अपने पैसों को किसी म्यूचुअल या इंडेक्स फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ रिटर्न ज़्यादा होने की प्राइस वो रिस्क होगा
जो मार्केट की अनसर्टेनिटी के कारण आपको बियर करनी पड़ सकती है। जब आप मार्केट की शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को एक फी की तरह देखते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म तक इसमें सस्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट लेसन है नेवर इनफ। यूएस में हाईएस्ट 1% अर्न करने वाले लोगों में शामिल होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली $5,000 पर ईयर अर्न करने की जरूरत होगी, जो वहाँ हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स अर्न करते हैं। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो उन्हें हम रिच कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टॉप 1% के 1% अर्नर्स को देखें, जो टॉप कंपनीज के सीईओ हैं और जिनकी अर्निंग $10 मिलियन पर एनम है, तो उन्हें अपनी अर्निंग्स बहुत कम लगेगी। और अगर ये सीईओ माइकल जॉर्डन जैसे ग्रेट बास्केटबॉल प्लेयर को देखें, जो टॉप 1% के 1% के 1% लोगों में आते हैं और जिनकी नेटवर्थ $1.6 बिलियन है, तो उन्हें अपनी अर्निंग्स बहुत कम लगेगी। लेकिन ये रेस यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। अगर माइकल जॉर्डन जेफ बेजोस के साथ अपनी अर्निंग्स कंपेयर करें, जो टॉप 1% के 1% के 1% के 1% में आते हैं और जिनकी नेटवर्थ अराउंड $200 बिलियन है, तो उन्हें अपनी अर्निंग्स बहुत कम लगेगी। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां आप सेटिस्फाइड फील करें। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास इनफ है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे इस रेस में आगे होगा। अपनी लाइफ को कंफर्टेबली स्पेंड करने के लिए हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एक एक्सटेंड तक ही होती है। ऑथर कहते हैं कि उसके ऊपर हम एक लेविश लाइफ के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, वो हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। इस सोशल कंपैरिजन से खुद को दूर रखें और अपने सेटिस्फैक्शन की एक लिमिट तय करें। ऑथर कम खर्च वाली एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग में प्लेजर ढूंढने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। एक स्टडी से पता चला है कि 88% मिलेनियर्स सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं और लगभग 70% लॉटरी विनर्स 5 साल या उससे भी कम टाइम में अपने सारे पैसे खर्च करके फिर से गरीब हो जाते हैं। पैसों का मिलना और उन्हें बनाए रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैसा पाने के लिए एफर्ट्स, रिस्क और ऑप्टिमिज्म की जरूरत होती है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए आपके अंदर इस बात का डर भी होना चाहिए कि आपने जो कमाया है आप उसे गंवा भी सकते हैं। मनी मैनेजमेंट एक स्किल है और मनी को सस्टेन करना उसे अर्न करने से ज़्यादा मुश्किल है। गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके सभी डिसीजन सही होने चाहिए। आपको बस गलत डिसीजंस अवॉइड करने की ज़रूरत है। मनी मैनेजमेंट बेटर करने के लिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए और इसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। पहला है एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल। खुद को इतना कैपेबल बनाइए कि मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को बियर कर सकें और लंबे समय तक टिक सकें। दूसरा है गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। अगर सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपके पास प्लान बी होना ही चाहिए। और तीसरा है बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल्स ऑफ सक्सेस। फ्यूचर को लेकर हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन इसके साथ ही सक्सेस के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को लेकर भी सचेत रहें। नेक्स्ट लेसन है कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉरेन बफेट और जिम साइमंस दोनों इन्वेस्टिंग से ही बिलियनियर बने हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि जिम साइमंस की नेटवर्थ $25 बिलियन के अराउंड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉक मार्केट से वॉरेन बफेट का रिटर्न 22% है, जबकि जिम साइमंस का रिटर्न 66% है। रिटर्न 3 टाइम्स होते हुए भी उनकी वेल्थ बफेट की वेल्थ का 1/3 भी नहीं है। और इसका रीजन है टाइम। कंपाउंडिंग में हम टाइम फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे थे, जबकि जिम साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग में टाइम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लेसन है सेव मनी। एक सर्टेन इनकम अचीव करने के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सेविंग करते हैं, दूसरे वो जो ये नहीं सोचते कि वो सेविंग कर सकते हैं, और तीसरे वो जिन्हें लगता ही नहीं है कि उन्हें पैसे बचाने की जरूरत है। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि आप कम सैलरी से भी वेल्दी बन सकते हैं, लेकिन बिना सेविंग्स के नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी गलत भी हो सकती है और आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कितना सेव कर पाते हैं ये टोटली आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट लेसन है यू विल चेंज। अगर इस वर्ल्ड में कोई चीज परमानेंट है तो वो है चेंज।
सब कुछ तेजी से चेंज हो रहा है और साथ ही लोगों का नजरिया भी। आपके फ्यूचर सेल्फ के नीड्स और डिजायर्स आपके अभी के नीड्स से बिल्कुल अलग होंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव डिसीजंस लें। नेक्स्ट लेसन है द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप वो टास्क नहीं कर सकते, तो थोड़े टाइम के लिए ही सही आपको सेल्फ डाउट तो जरूर होगा कि क्या पता मुझसे ये हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग से ज़्यादा स्मार्ट लगती है। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, ये सब सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन इसका बेनिफिट लेने के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहने और सेटबैक से डील करने के लिए कैपेबल होने की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई एक्सीडेंट होने में टाइम नहीं लगता लेकिन रिकवरी में टाइम लगता है, उसी तरह डिजास्टर तुरंत हो जाते हैं, जबकि प्रोग्रेस एक स्लो प्रोसेस है। ऑप्टिमिज्म, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जरूर अचीव कर पाएंगे। तो इस समरी में आपने सीखा कि किसी की ट्रू वेल्थ का उसके द्वारा ओन की हुई मटेरियलिस्टिक चीजों से पता नहीं लगाया जा सकता। सक्सेस या फेलियर दोनों ही कंडीशन में हमें लक फैक्टर और रिस्क फैक्टर दोनों को ही कंसिडर करना चाहिए। अगर आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे होंगे। तो अपने सेटिस्फैक्शन की एक लिमिट तय करें, चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में, लेकिन आप हर चीज की कीमत चुकाते हैं। आपने इस वीडियो में वेल्दी होने और वेल्दी रहने के डिफरेंस को समझा। आपने ये भी जाना कि कंपाउंडिंग में टाइम की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट लेसन में आपने ये जाना कि मनी सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेसन में आपने ये समझा कि सब कुछ टाइम के साथ चेंज होता है और आपकी नीड्स भी बदलेंगी। इस मनी गेम में जीतने के लिए आपका ऑप्टिमिस्टिक रहना कितना जरूरी है। ये की लर्निंग्स मॉर्गन हॉसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से हैं। ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी की बेस्ट बुक्स में से एक है। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस बुक से सीख कर फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो पाएं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।